हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Now before I start today's video, I must tell you something about the thumbnail you just saw. अब देखिए, हम बहुत बार पढ़ते हैं कि अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम ऑलमोस्ट हर आंसर में वे फॉरवर्ड में लिख के आते हैं। मोर अवेयरनेस शुड बी जनरेटेड। लेकिन कैसे अवेयरनेस जनरेट होनी चाहिए? जैसे कि आपको याद होगा, जो नेशनल वोटर्स डे पे इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एक सॉन्ग रिलीज किया, जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं भारत हूँ, मुझ में भारत है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे एक स्पेस सॉन्ग रिलीज किया गया है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। ये जो सॉन्ग है, इट हैज बिन कंपोज्ड बाय द सेम कंपोजर जिन्होंने पुष्पा के सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, देवी श्री प्रसाद जी। स्पेस किड्स इंडिया का एक स्पेस सॉन्ग एक्चुअली क्यों बनाया गया है, क्यों कंपोज किया गया है, ताकि रूरल गर्ल्स में और रूरल टीन्स में एस्ट्रोनॉमी के प्रति इंस्पिरेशन जगाई जा सके। ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप चाहें तो आप स्पेस किड्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाएं और आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर मैं आपको ब्रीफली इनके लिरिक्स बताऊं, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आओ मेरे साथ अंतरिक्ष ने पुकारा, देखेंगे वहां से कैसा दिखता है देश हमारा। तो दिस इज हाउ आप अपने GS4 में या फिर अपने एसेज में इस तरह से चीजें इनकलकेट करते हैं, या फिर अपने आप GS3 में भी अगर आंसर लिख रहे हैं तो उसमें भी यू कैन गिव अ रेफरेंस टू दिस स्पेस सॉन्ग बाय स्पेस किड्स इंडिया। ऑलराइट, तो देखिए, अब जो इसके बाद हमें ये पूरा एक्सप्लेन सेक्शन का आर्टिकल डिस्कस करना है इंडियन एक्सप्रेस का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी समझनी है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्पेशली यहाँ पे कहीं कहीं चीज़ें जैसे सैटेलाइट बस, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल VTM, जो SSLV में बेसिकली है एक टर्मिनल स्टेज। क्योंकि यही आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल इन SSLV। क्योंकि जो आपको इस वर्ड को पढ़ के समझ आ रहा है कि ये वेलोसिटी को ट्रिम करता है, ये एक्चुअली इट डज अदरवाइज, ये कुछ और करता है। इट इज अ मिसनोमर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी स्टेज पे बेसिकली नॉट एक्चुअली इस स्टेज पे, पर VTM की वजह से कोई दिक्कत आई थी, जो हमारा फर्स्ट लॉन्च कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। हम वो भी डिस्कस करेंगे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक चीज समझना। उससे पहले लेट मी जस्ट डिस्कस व्हाट द न्यूज इज। तो हमारा सेकेंड फ्लाइट बेसिकली स्लेटेड फॉर फ्राइडे टुडे 9:18 पे लॉन्च हो चुका है, सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। आप दूरदर्शन नेशनल पे देख रहे हैं, सारे न्यूज चैनल्स बाकी भी कवर कर रहे हैं। ओके, तो SSLV D2 विल प्लेस इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, 3 सैटेलाइट्स को बेसिकली सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्लेस करना है SSLV D2 ने। एक तो इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-7, और साथ ही में 2 को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी हैं, JANUS-1 एंड आजादी SAT-2। ओके, तो कहाँ पे प्लेस करना है? इन अ 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और आप जानते हैं 500 किलोमीटर तक बेसिकली SSLV प्लेस कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, जो हमारी पहली फ्लाइट बेसिकली जब अगस्त का महीना था 2022 का, तो उसमें SSLV की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, उन्होंने भी 2 सैटेलाइट्स प्लेस करनी थी। वो एक्चुअल में सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस हो गई थी। लेकिन 2 सैटेलाइट्स कौन सी थी? वो भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, EOS-2। क्या पता आपके प्रीलिम्स में इस तरह से स्टेटमेंट आ सकती है, जस्ट कि आपकी एक बेसिक अवेयरनेस है कि नहीं। तो वो EOS-2 थी, ये EOS-7 है, 07। और साथ ही में वहां पे भी आजादी SAT-1, क्योंकि आपको याद है हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये रूरल गर्ल्स ने मिलकर जो आजादी सैटेलाइट बनाई है, उसी को साथ में प्लेस किया था। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर यू, क्योंकि आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है, उसमें एक और स्मृति ईरानी जी का कहना है कि हमने एक डायमेंशन ऐड किया है। वो क्या है कि हम स्टेम फील्ड होती हैं, जिसमें साइंस टेक इस तरह की फील्ड में, जहाँ पे
गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है इन स्टडीज में, इन फील्ड्स में, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो उस तरह के आंसर्स में आज़ादी सैट की डेवलपमेंट आपके लिए एक एग्जाम्पल भी है। और देखिए साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि SSLV एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। वैसे देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत लोग कहते हैं इफेक्टिवली इट इज अ 4 स्टेज व्हीकल, क्योंकि 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस के बाद एक और स्टेज भी है जिसे हम टर्मिनल स्टेज कहते हैं, और वो है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, VTM। लेकिन क्योंकि इसरो खुद इसको 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल कहता है, तो आपके लिए अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है तो वही सही है। साथ ही में आप ये भी जानते हैं SSLV 2 मीटर डायमीटर है, SSLV का 34 मीटर्स लेंथ है, और साथ ही में जैसे कि हमने देखा अभी 500 किलोमीटर्स तक बेसिकली ये प्लेस कर सकता है ऑर्बिट में, और साथ ही में 500 किलोग्राम 500 kg ये इसका इट इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग। ऑलराइट, तो पेलोड्स बेसिकली, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई ऑन न्यू रॉकेट, तो देखिए SSLV से क्या होगा, ये चीज हम बहुत सारे एडिटोरियल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत के पास बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। अभी क्या है, देखिए वी वांट टू गो हायर एंड हायर इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, क्योंकि हम इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम एटलीस्ट स्टैट्स को देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अगर हम हर चीज फील्ड में देखें तो आज भारत का स्टैचर काफी बड़ा हो चुका है। तो SSLV एक हमें और एज ला के देगा, वो ये है कि हमारा लॉन्च रेट बढ़ जाएगा। अब यूएस के कंपैरिजन में, क्योंकि यूएस के पास नासा के साथ साथ स्पेसएक्स भी है, तो यूएस क्या करता है, अब देखिए जितनी छोटी सैटेलाइट, जितनी छोटा लॉन्च व्हीकल, उतने ज्यादा जिसको एक ही हफ्ता लग रहा है, और बाकी तरह के लॉन्च व्हीकल्स को तैयार करने में 6 महीने लग रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितना फीजिबल हो जाएगा बार बार फ्रीक्वेंटली इस तरह के लॉन्चेस करना, और उससे हमारा लॉन्च रेट, एक साल में हम कितने सैटेलाइट लॉन्चेस कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सिंबॉलिकली, न्यूमेरिकली तो इंडिया एक बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं यूएस के कंपैरिजन तक हम पहुंच सकते हैं, उनको ऑफ कोर्स पीछे भी छोड़ सकते हैं। तो ये एक ऑफ कोर्स SSLV पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लो कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम लगती है, लो टाइम, ये लिख सकते हैं, और कैसे लॉन्च रेट हमारा बढ़ जाएगा। तो इट वुड इंडिया कैसे साइंस में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, डिप्लोमेसी में आगे है, वी आर इनटू क्लाइमेट चेंज जो हम कर रहे हैं, इतने सारे स्टेप्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एक होलिस्टिक इंडिया को एज देगा। आई ऑन न्यू मार्केट, जैसे कि मैंने बताया, द न्यू व्हीकल वाज डेवलप्ड टू कैप्चर द इमर्जिंग। ओके, तो इससे क्या होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, हमने बाकी कंट्री से, उन्होंने बोला हमारी ये सैटेलाइट ऊपर प्लेस करवा दीजिए क्योंकि कम कॉस्ट लगेगा, तो हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेके हम वी विल अर्न अ लॉट। ओके, कमर्शियली भी इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया। ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा है PSLV को तैयार करने के लिए 6 महीने लगते हैं और 600 लोगों की टीम लगती है। और ऑन दी वेरी अदर हैंड अगर हम यहाँ देखें SSLV के केस में, SSLV में एक हफ्ते में ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाता है। तो आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी ने बोला है, तो एज इट इज अगर कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट आ जाती है कि पहले 2 दिन में असेंबली हो जाती है, फिर उसके बाद के 2 दिन में टेस्टिंग हो जाती है, फिर उसके बाद के 2 दिनों में रिहर्सल और लॉन्च हो जाता है, और एग्जैक्टली SSLV D2 का ये लॉन्च हम देख रहे हैं, इसको इतना ही समय लगा है। तो दैट इज ट्रू। तो आप ये बेसिकली क्योंकि देखिए कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो खुद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन ने बोली होती है। सेकंड अटेम्प्ट, द लॉन्च व्हीकल यूजेस 3 सॉलिड स्टेजेस, जैसा कि हमने देखा 3 सॉलिड स्टेजेस हैं, और फिर उसके बाद एक टर्मिनल स्टेज है जो लिक्विड फ्यूल बेस्ड है बेसिकली। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एक और बात, क्योंकि जब हमने देखा कि लास्ट टाइम हम अपनी रिक्वायर्ड ऑर्बिट्स में प्लेस नहीं कर पाए थे सैटेलाइट्स को, तो वहां पे जब हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, हम ऑलरेडी तब न्यूज़पेपर्स में कवर किया था कि इस VTM की वजह से कुछ दिक्कत आई थी। तो क्या होना था एक्चुअली, लॉन्च जो हमने सोचा था कि क्या होना चाहिए था उसके हिसाब से, जब 653 सेकेंड्स हो गए लॉन्च हुए हुए, तो बेसिकली 653 सेकेंड्स के बाद VTM को बर्न करना था खुद को 20 सेकेंड के लिए। लेकिन क्या हुआ था, जो हमने उस समय पे रिपोर्ट्स पढ़ी थी, कि उसने खुद को केवल 0.1 सेकेंड्स के लिए बर्न किया। तो इससे क्या हुआ, रॉकेट को वो ऑल्टीट्यूड बूस्ट मिला ही नहीं, उसका थ्रस्ट उसको मिला ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ ही नहीं पाई, वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाया। और वो जो जिन ऑर्बिट्स में प्लेस हो गई वो काफी नीचे वाले ऑल्टीट्यूड की ऑर्बिट्स थी, कम ही किलोमीटर डिस्टेंस था। तो इस वजह से अब आप सोचेंगे VTM मतलब क्या करता है, ऑल्टीट्यूड बूस्ट देता होगा। जी हाँ, बिल्कुल देता है, लेकिन एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल।
तो बेसिकली ये क्या करता है, जब एक सैटेलाइट को उसकी इंटेंडेड ऑर्बिट में इंसर्ट करना होता है तो वो बेसिकली ये लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल करता है, क्योंकि ये क्या करता है, वेलोसिटी का जो शॉर्टफॉल आ रहा होता है ये उसको ब्रिज करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने तब भी डिस्कस किया था, इसमें 1650 न्यूटन बाय प्रोपेलेंट थ्रस्टर्स यूज होते हैं। तब हमने देखा था 16 थ्रस्टर्स यूज हुए थे। तो इससे क्या होता है कि अगर शॉर्टफॉल अप टू 172 मीटर्स पर सेकेंड का भी है, इतने तक का शॉर्टफॉल बेसिकली वो उसको ब्रिज कर सकता है या उसको करेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इससे तो आपको पता चल ही रहा है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के मतलब अगर हम देखें तो मिसनोमर है, क्योंकि एक्चुअली कई लोग कहते हैं इसको वेलोसिटी करेक्शन मॉड्यूल कह देना चाहिए, क्योंकि ट्रिम तो नहीं कर रहा, एक्चुअल में बढ़ा रहा है, क्योंकि 172 मीटर पर सेकेंड तक का अगर शॉर्टफॉल आ रहा है वेलोसिटी में तो उसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट देने के लिए हम VTM का यूज करते हैं। सो इट्स नॉट ट्रिमिंग, इट्स करेक्टिंग, इट्स एक्चुअली इनहैंसिंग, आप इनहैंसिंग भी कह सकते हैं इसको। तो कई लोगों का ये भी कहना है, बट उसका पर्पस कुछ और है, जेनेरिक टर्म यूज किया गया है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। Alright, there was because of the vehicle's first development flight that took place in last August after repeated delays due to the pandemic failed to place the satellites in precise orbit। तो ये हमने देख लिया कि क्या हुआ था, इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय, देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में जाना बहुत जरूरी है सैटेलाइट्स का, अगर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन जैसी सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप अर्थ ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस अर्थ से करोगे ना, अगर आपका एंगल चेंज हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो डिस्टेंस वेरी करता रहता है, तो हाउ वुड यू गेट दैट एंगल, हाउ वुड यू गेट दैट अर्थ ऑब्जर्वेशन जो आप इंटेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए सर्कुलर ऑर्बिट में जाना बहुत जरूरी है इस तरह की सैटेलाइट्स का। ओके, तो और साथ ही में देखिए इस बार जो हम देख रहे हैं, आई वुड रीड इट फॉर यू, दिस वाज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाइब्रेशन सेंस्ड बाय एक्सेलेरोमीटर्स during the second stage separation which made the onboard system think that the sensors were faulty। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि सैल्वेज बोर्ड का मतलब क्या होता है। एक्चुअली इसरो का कहना है कि 6 महीने अब हो गए, उसके बाद हम अब कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि दिक्कत ये हुई थी कि वाइब्रेंट का जो डिस्टर्बेंस हुई थी यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस हुई थी which made the onboard system think that the sensors were faulty for the second flight structural changes। और इसीलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया है इस बार के लिए, जितना भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होने थे वो हमने कर दिए हैं। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि बहुत ही एक्सेसिव वाइब्रेशन होने लग पड़ी, बहुत ही एक्सेसिव जब वाइब्रेशन हुई, इन द सेंस बहुत ही एक्सेसिव जब वाइब्रेशन हुई तो सेंसर्स को लगा कि अब ये क्या है, सैल्वेज मोड है, अब हमें क्या करना है कि हमें जो भी मिनिमम स्टेबल ऑर्बिटल कंडीशंस हैं, जो भी कहीं पे भी, चाहे कोई भी ऑर्बिट है, हमें उसको उसमें प्लेस करना है, इससे पहले कोई और दिक्कत हो जाए, क्योंकि इन सेंसर्स को इस समय पे लगने लगता है कि कोई अनोमली है व्हीकल सिस्टम में, लेकिन ऐसा था नहीं, ये एक फॉल्टी आप कह सकते हैं कि सेंसर ने चीज बताई। तो वो होता है सैल्वेज मिशन मोड, कि कोई बात नहीं, गलती ऑर्बिट में नहीं, पर सेफ होनी चाहिए ऑर्बिटल कंडीशंस और प्लेस करो, बस बात खत्म, क्योंकि कोई और दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा वहां पे सेंस किया गया, और वही चीज यहाँ पे लिखी है, आई वुड रीड इट फॉर यू अगेन, which depend upon the onboard system think that the sensors were faulty for the second flight। ओके, तो ये चीज हम देख चुके हैं। न्यू व्हीकल इज डिक्लेयर्ड ऑपरेशनल बाय द, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा हो कि एक नए व्हीकल को ऑपरेशनल कब डिक्लेयर किया जाता है, बाय द स्पेस एजेंसी या फिर बाय इसरो, जब वो 2 सक्सेसफुल डेवलपमेंट फ्लाइट्स कंप्लीट कर लेता है। द लास्ट व्हीकल जिसे ऑपरेशनल डिक्लेयर किया गया है, आप जानते हैं GSLV Mark 3, जिसे हम LVM-3 कहते हैं, हब जिसने बेसिकली चंद्रयान 2 को कैरी किया जब 2019 में, तो उसको ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक नंबर इन्वॉल्व है, तो यूजुअली UPSC ट्विस्ट एंड टर्न्स द नंबर एंड यू मस्ट बी नोइंग इट। ओके, ऑलराइट, तो JNS-1, अब देखिए क्योंकि हमने देखा कि इसके जो 2 को पैसेंजर्स हैं, 2 को पैसेंजर सैटेलाइट्स हैं, अब हमें वो भी देखनी है। JNS-1 is a technology demonstrator satellite built by United States based Antares and its Indian partners XD Lynx and Anant Technologies। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है जो US की Antares ने और साथ में इंडियन उसके पार्टनर ने XD Lynx ने
डेवलप की है. वी आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्डाइज सैटेलाइट बस ऑन विच मल्टीपल पेलोड्स कैन बी अटैच जस्ट लाइक. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है दैट वी आर नॉट ओनली मेकिंग इन इंडिया, वी आर ऑल्सो मेकिंग फॉर द वर्ल्ड. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर काफी बार कहते हैं, मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम आत्मनिर्भरता अटेन करेंगे, वी विल ऑल्सो मेक फॉर द वर्ल्ड. तो ये बेसिकली जेनस वन आपका उस तरह का एग्जाम्पल है. तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक सैटेलाइट बस बना रहे हैं. सैटेलाइट बस क्या होता है, इट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ सैटेलाइट, जिसके ऊपर आप बेसिकली, जिसके अंदर आप पेलोड्स को प्लेस करते हैं. ओके, तो विच कैन बी यूज फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन सच एज अर्थ ऑब्जर्वेशन, सिग्नल मॉनिटरिंग इन द रेस्ट. Okay, the company aims to make buses of different sizes for satellites weighing around 100 kg. तो ये basically इसको तैयार कर रहे हैं. Janus 1 which weighs only 10.2 kg is a 6-unit cube satellite. तो आपको याद होगा वो भी एक क्यूबिक सैटेलाइट ही थी, आज़ादी सैट 1 भी. ये तो इसीलिए Janus 1 is also क्यूब सैटेलाइट विद 5 पेलोड्स ऑन बोर्ड. तो बेसिकली इस सैटेलाइट बस में 5 पेलोड्स हैं, 2 फ्रॉम सिंगापुर, 1 each फ्रॉम केन्या, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. द एंटायर सैटेलाइट वाज बिल्ट इन 10 months, less than half of the time it usually takes to manufacture satellites of this size. ओके, अब हम आज़ादी सैट 2 के बारे में भी देख लेते हैं ब्रीफली. तो ये आप जानते हैं कि पेलोड्स इसके दे हैव बीन बिल्ट बाय 750 गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. और यही बेसिकली हम 75 ईयर्स को सेलिब्रेट करने का हमारा तरीका था. अ सिमिलर सैटेलाइट बाय स्पेस किड्स इंडिया वाज लॉन्च्ड अबॉर्ड SSLV D1 इन अगस्त लास्ट ईयर. ये चीज़ हम देख चुके हैं. पेलोड्स अभी भी सेम ही हैं, जैसे LoRa एमेच्योर रेडियो, अ सेंसर टू measure radiation levels in space, and sensors to measure health of the satellite such as temperature, reset count, inertial data. लेकिन एक additional feature है और ये बहुत ही interesting feature है. तो यहाँ पे Space Kids India, which aims to promote space awareness among children, has made satellite expandable. अब ये जो satellite है आज़ादी सैट 2, ये expandable satellite है. ये कैसे हो पाएगा, देखिए ये एक 8-unit सैटेलाइट है जिसमें एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होगा, बेसिकली अ स्प्रिंग मैकेनिज्म बेस्ड एक्सटर्नल फ्रेम होगा एक. तो ये एक्सटर्नल फ्रेम जो है वो जैसे ही आप ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को प्लेस कर देंगे, ये खुद को खोल लेगा, एक्सपैंड कर लेगा. जैसे ही फ्रेम खुद को खोल लेगा, ये सैटेलाइट वुड बिकम 4 times ऑफ इट्स साइज. ओके, तो आप खुद सोचिए, अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में जा रही है, जैसे ही ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा वो इट वुड एक्सपैंड इटसेल्फ, इट वुड बिकम 4 times ऑफ इट्स साइज. दिस एक्सटर्नल फ्रेम विल होस्ट न्यू चीपर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली क्या होता है स्मॉलर सैटेलाइट्स के साथ, वो खुद को बहुत समय तक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती. ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. इट डज नॉट हैव द इनफ एनर्जी फॉर सस्टेनिंग लॉन्गर ड्यूरेशंस इन स्पेस. तो इसको कर्व करने के लिए, इस चैलेंज को मीट करने के लिए, दिस एक्सटर्नल फ्रेम वुड कम इन टू पिक्चर बिकॉज इट वुड होस्ट अ न्यू चीपर टाइप ऑफ सोलर पैनल्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सैटेलाइट. सोलर पैनल्स के माध्यम से ये कंसिस्टेंट इनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा. ओके, तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. और साथ ही में देखिए जो सैटेलाइट है, अगेन वेरी सिंबॉलिक G20 को, क्योंकि हम इट्स अ थिंग फॉर अस, इट्स अ बिग थिंग फॉर अस, राइट. तो इसीलिए G20 का लोगो भी कैरी करेगी ये सैटेलाइट टू द स्पेस. NCC सॉन्ग भी कैरी करेगी टू सेलिब्रेट 75 years ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NCC. यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग NCC वेरी नाइसली, ऑलराइट, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइजेशन को भी 75 years हो गए हैं. ओके, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है और हम स्पेस सॉन्ग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब देखिए एक और हमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है. इसमें कहीं कहीं जो जगहें हैं, क्योंकि पॉपुलर सिटीज़, पॉपुलर लोकेशंस, पॉपुलर कैपिटल्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो नॉर्थ स्ट्रीम दोबारा से अब न्यूज़ में आ गई है और क्या रीज़न है वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, आफ्टर वेटरन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सैमुर हर्ष, तो एक बेसिकली बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि जो हमने सितंबर 2022 में अंडर सी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस की बॉम्बिंग देखी, जिसकी वजह से काफ़ी मीथेन निकलता रहा, हमने उसके क्लाइमेट चेंज रेपरकशंस भी देखे थे, सब कुछ डिस्कस किया था. तो उसमें बेसिकली किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट थी. तो फाइनली दोबारा से अब ये मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट इज बैक इन द हेडलाइंस. दोबारा से आप इसको न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं. कोटिंग एन अनोनिमस सोर्स हु हैड डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द ऑपरेशनल प्लानिंग. एक बेसिकली इंसान जो
इस पूरे जो बॉम्बिंग को एग्जीक्यूट किया गया होगा, उसके ऑपरेशनल प्लानिंग के बारे में जो नॉलेज रखता था, उसको कोट करते हुए, उस एनोनिमस कोट को करते हुए इस रिपोर्ट ने कहा है कि देखिए जो यूएस नेवी डाइवर्स थे वो बेसिकली वो ऐसे बता के गए थे कि हम 2022 नेटो एक्सरसाइज कर रहे हैं, समर नेटो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, ये बॉम्ब्स जाके प्लांट कर दिए। इसकी वजह से जो 4 नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस में से 3 नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस डिस्ट्रॉय हो गई थी। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला ये तो आपने खुद की कहानी बना ली, इट्स कंप्लीट फिक्शन, इट्स टोटली फॉल्स। अब क्या है नॉर्थ स्ट्रीम? इट्स एसेंशियली अ नेटवर्क ऑफ, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो नॉर्थ स्ट्रीम है इट्स ए नेटवर्क, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही पाइपलाइन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट्स ए नेटवर्क ऑफ अंडर वाटर gas pipelines in Europe to supply natural gas from Russia to Germany through the Baltic Sea. You must be preparing Baltic Sea very nicely. You must be preparing Aegean Sea very nicely, क्योंकि हमने टर्की में और सीरिया में जो अभी earthquakes देख रहे हैं, you should be preparing them nicely. Okay, you must also be knowing about Arabian plate, African plate, Indian plate, Eurasian plate, because इन चारों प्लेट्स की वजह से ही जो हम टर्की में आज देख रहे हैं, आई वुड लिंक द वीडियो, आप शुरुआत के 15 मिनट देखिए, क्यों अर्थक्वेक हुआ है, ये कैसे और क्या हिस्ट्री रही है, वो सब कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है पहले 15 मिनट, उसका थंबनेल ही वही है, सो यू वुड गेट टू नो, नो प्रॉब्लम्स देयर। ओके, तो यहाँ पे 1224 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रन्स फ्रॉम वाइबॉग इन नॉर्थ वेस्ट रशिया। देखिए ये तो शब्द आ गया ना, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, इस तरह के शब्द रशिया या सोवियत यूनियन के किसी कंट्री में होते हैं। तो और साथ ही में रन कहाँ तक करती है, हम नॉर्थ स्ट्रीम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है बेसिकली जो एक्चुअल में है, अभी नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो स्क्रैप ही हो गई है ना, तो वो तो कुछ है ही नहीं अब। तो जो वाइबॉग इन नॉर्थ वेस्ट रशिया से लेके लुबमिन इन नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी, ये बेसिकली उसका इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब आप ये भी जानते हैं इट इज मेजरली ओन्ड बाय गैसप्रॉम। गैसप्रॉम क्या है? इट इज अ पब्लिकली ट्रेडेड रशियन कंपनी, और ये अपने प्रॉफिट्स बहुत हद तक रशिया की सरकार के साथ शेयर करते हैं। गैसप्रॉम की बात कर रहे हैं, तो इट इज ओन्ड बाय गैसप्रॉम, अ सब्सिडरी ऑफ गैसप्रॉम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी प्रिसाइज। In 2015 Gazprom and 5 other European firms, और साथ ही में 2015 में क्या हुआ था, Gazprom और साथ में और 5 यूरोपियन फर्म्स ने अनाउंस किया था कि हम बिल्ड करेंगे नॉर्थ स्ट्रीम 2। इट विल बी एन $11 बिलियन प्रोजेक्ट, जो कहाँ से रन करेगा। अगेन आपको लुबमिन पता होना चाहिए, जर्मनी में है, वाइबॉग आपको रशिया में पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 1 की इनिशियल और डेस्टिनेशन पॉइंट्स है, और यहाँ पे आपको नॉर्थ स्ट्रीम 2 के भी इनिशियल और डेस्टिनेशन पॉइंट्स पता होने चाहिए। रशिया में है आस्टलूगा से लेके जर्मनी में एक्सटेंड होगा ग्रीफ्सवॉल्ड में, तो ग्रीफ्सवॉल्डन is in Germany, okay, again through Baltic Sea, and it would carry 55 billion cubic meters of gas per year. अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 2021 में ही, लेकिन क्या है कि जर्मनी के जो एनर्जी रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अपना अप्रूवल सस्पेंड किया हुआ था कि हम बेसिकली नवंबर में करेंगे, आराम से सोचेंगे नवंबर में आपको दे देंगे, लेकिन वो नवंबर में भी नहीं हो पाया था। तो फिर फाइनली फरवरी 2022 में तो इन्वेजन ही हो गई, तो उस दिन बेसिकली उन्होंने बोला कि अब हम अप्रूवल देंगे ही नहीं, तो उन्होंने वो चीज़ अपने टेबल से हटाई दी बिल्कुल। What is its significance? So construction हो चुकी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। What is its significance? Before the Russia-Ukraine war broke out in February 2022, Nord Stream was by far the biggest Russian gas pipeline to Europe. अब देखिए यहाँ पे पता है हम क्यों ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, और तो प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो जो इम्पोर्टेंट है वो है, पर यूएस का इन्वॉल्वमेंट है ही क्यों, और बहुत लॉजिकल है, और वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS2 में जो आएगा कि क्यों, वाई वुड हैव यूएसए डन दिस। ओके, इससे पहले हमें बताया गया था कि यूके का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, रशिया के खुद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने किया था, तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट इसमें यूके का है, पर ये यूएस का इन्वॉल्वमेंट आया है। सो क्यों हो सकता है, लॉजिकल क्यों है ये चीज़। नॉर्थ स्ट्रीम वॉज बाय फार द बिगेस्ट रशियन गैस पाइपलाइन टू यूरोप। अभी तक ये बिगेस्ट रशियन गैस पाइपलाइन थी यूरोप तक की, जो सप्लाई करती थी यूरोपियन यूनियन की 40% ऑफ नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स। तो आप देख रहे हैं जो पूरा नॉर्थ स्ट्रीम अब
अपनी कोई गैस सप्लाई नहीं कर रहा यूरोपियन यूनियन में, तो जो आप आज देखते हैं कि भारत ने ओवरटेक कर लिया यूके को, या जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वो क्यों सफ़र कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ बहुत हद तक इस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के डिसबैंड होने की वजह से हुआ है, और बहुत सारे रीजंस की वजह से जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। According to Hearst report, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज नॉर्थ स्ट्रीम वॉज सीन बाय यूएस। अब देखिए जब से नॉर्थ स्ट्रीम बना था, ये बात तो आप जानते हैं, इफ यू बीन अवेयर ऑफ इट, तो यूएस ना ही यूएस पसंद करता था और ना ही एंटायर रशिया अलाइज थे जो यूएस के, वो पसंद करता था नॉर्थ स्ट्रीम को। वो इसको एक थ्रेट के रूप में देखते थे। अब आप खुद सोचिए, जर्मनी है ना, ये सब नेटो के मेंबर्स हैं, और साथ ही में नेटो के मेंबर्स होने के साथ साथ जिसमें आप यूएस को अपना सब कुछ मानते हैं, फिर आप रशिया के साथ इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो कल को कुछ गलत हो जाएगा तो जिन पे आप इकोनॉमिकली निर्भर हैं, जो आपको 40% आपकी नेचुरल गैस दे रहा है, आप उसके खिलाफ क्यों कोई स्टेप लोगे? आपका तो पूरी जिंदगी डिपेंडेंट है इतने सारे लोगों की उस पर। विंटर्स, इतनी फ्रीजिंग विंटर्स होती हैं, हीटर चाहिए होते हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मतलब एक थ्रेट भी देखते थे वो कि ये वेस्टर्न डोमिनेंस बेसिकली जो है अभी तक यूरोप में, उसको एक थ्रेट लेके आया था नॉर्थ स्ट्रीम। और क्योंकि ये भी था कि जो गैसप्रोम है वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करता है रशियन गवर्नमेंट के साथ, तो रशियन गवर्नमेंट वुड बोल्स्टर इटसेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट। नॉट ओनली दिस, द यूएस, और साथ ही में आप जानते हैं कोल्ड वॉर के राइवल्स हैं, ओल्ड राइवल्स रह चुके हैं यूएस और यूएसएसआर और अब रशिया। नॉट ओनली दिस, द यूएस ऑल्सो feared that as long as Germany and much of the Western Europe were dependent, वही चीज़, क्योंकि जब जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि जो उनको चीप सप्लाई ऑफ गैस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस के माध्यम से मिल रही है, तो अगर ये अभी तक बॉम्ब नहीं हुई होती तो रशिया ने धीरे धीरे, आपको याद होगा, सस्पेंड करनी शुरू कर दी थी, 3-4 दिन का ब्रेक लेना शुरू कर दिया था। तो रशिया को तो लग रहा था आई वुड ब्रिंग दीज कंट्रीज टू देयर नीज, और ये फिर मेरे साथ नेगोशिएट करेंगे और यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। तो जो आज आप देख रहे हैं, जर्मनी अपने लेपर्ड टैंक्स देने पे मजबूर हो गई, पोलैंड अपने टैंक्स देने पे मजबूर हो गई, या सब कुछ जो आज फंड कर रहे हैं, यूके फंड कर रहा है अपने फाइटर जेट्स भेज के, तो ये कभी ना हो पाता अगर ये नॉर्थ स्ट्रीम पे अभी तक निर्भर ही रहते। तो ये यूएस को समझ आ गया था और यूएस ने इसलिए ऐसा किया था। Their worries were not unfounded because once, okay, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, there is nothing much left in it, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने। Center blocks 200 betting lending platforms. What is Section 69A of IT Act? Very important क्योंकि it's been in news for quite some time now, और साथ ही में बहुत रिसेंटली आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि ब्लॉक किया जाए 138 ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को और 94 मनी लेंडिंग एप्स को। देखिए डिजिटल लेंडिंग और आरबीआई के क्या कंसर्न्स हैं, आरबीआई की नई गाइडलाइंस डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड अगर आप समझना चाहते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि बहुत आरबीआई हैज़ बीन वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, एफएलडीजी मॉडल एंड ऑल दैट, तो मैं आई बटन में इस यानी कि दिसंबर के महीने की विजन आईएएस की मैगजीन लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत डिटेल में सब कुछ समझा है, इकोनॉमी का सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ऑन एन अर्जेंट एंड इमरजेंसी बेसिस, तो बेसिकली जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स निकाले हैं ये कौन से सेक्शन के तहत निकाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A। देखिए आपको आईटी एक्ट के कुछ 2-4 सेक्शंस पता होने चाहिए, एक तो सेक्शन 66A पता होना चाहिए और साथ ही में सेक्शन 69A पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर याद है जो टिकटॉक बैन हुआ और गलवान क्लैश के बाद बहुत सारे और बैन्स ऐसे लगाए गए थे चाइनीज़ ऐप्स पे, तो इसी के तहत लिए गए थे। तो और भी बहुत सारे अभी जो हम बैन्स डिस्कस किएंगे वो इसी के तहत लिए गए हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और साथ ही में 66A क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि श्रेया सिंगल केस हम ऑलमोस्ट जब भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर पढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि पुट्टा स्वामी जजमेंट इंपॉर्टेंट है, जो राइट टू प्रिवेसी जजमेंट है, आधार जजमेंट इंपॉर्टेंट है, कल कितने भी साल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही कुछ सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, चाहे 2015 का ही क्यों ना कोई केस हो, ठीक है। The decision was based on a recommendation, तो ये ब्लॉकिंग ऑर्डर्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिकमेंडेशन पे निकाले गए हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये इनपुट्स मिले हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से कि कुछ वेबसाइट्स और एप्स ऐसी हैं जो चाइना से लिंक्ड हैं और वो हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 69A, देखिए कुछ चीज़ें आपको सेक्शन 69A के बारे में पता होनी चाहिए।
क्योंकि सेक्शन 69A में कुछ सेफ गार्ड्स भी दिए हैं जो सरकार कुछ समय से फॉलो करती हुई नहीं दिख रही। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप समझेंगे कि कोई सेफ गार्ड नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रिटी और इस तरह के इश्यूज में कौन सा सेफ गार्ड दिया जाता है, पर दिया गया है पर वो फॉलो नहीं होता, वो हम देखेंगे। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट टू इशू कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। तो सरकार बेसिकली कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू कर सकती है टू ऑनलाइन इंटरमीडियरीज जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी दिया जा सकता है, वेब होस्टिंग सर्विसेज को दिया जा सकता है, सर्च इंजन को, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को, एक्सेट्रा। However, the section requires the information or content being blocked to be deemed a threat. लेकिन of course वो जो information है, जो content है आप block करवाना चाहते हैं, वो हमारी sovereignty, public order, national security, friendly relations, ये सब को जो आप पढ़ते हैं उसको एक threat सच में pose कर रहा होना चाहिए। If the central or state government are satisfied that blocking, तो चाहे वो central government हो, चाहे वो state government के पास information आई हो और वो satisfied हैं कि इस content को block करना necessary है on the grounds of sovereignty of India, defense of India, security of the state, friendly relations with foreign states, or public order, or for preventing incitement to the commission of any cognizable offense, जो non bailable offenses होते हैं वो हो जाएगा अगर हम इसको ब्लॉक नहीं करेंगे। तो इस तरह के रीजंस की वजह से बेसिकली कंटेंट ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन बात ये है फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, लेकिन ये रीजन जो है उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है राइटिंग में। डायरेक्ट एनी एजेंसी टू इंटरसेप्ट, तो फिर आप उस एजेंसी को जहाँ पे वो कंटेंट प्रेजेंट है उसको कह दोगे कि आप इंटरसेप्ट करो, फोन टैपिंग हो सकती है, मॉनिटर कर सकते हैं, डिक्रिप्ट इंक्रिप्शन है तो उसको डिक्रिप्ट करो, और कॉज टू बी इंटरसेप्टेड और मॉनिटर्ड, और ये सब कुछ तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसीजर टू ब्लॉक, अब देखिए क्या है कि 2009 से लेके अभी तक, अब देखिए ये बड़ा लॉजिकल है। 2000 अगर ये स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स में आ जाए तो अपना दिमाग लगाइएगा कि 2009 से लेके जो मैती है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इनके पास भी ब्लॉकिंग पावर्स आ गई हैं, जो ब्लॉकिंग पावर्स इससे पहले 2000 एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास होती थी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट प्रोलिफरेशन हो गई है इसके बाद से फेसबुक ये सब वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो गया है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो टीवी चैनल वगैरह इस जगह के कंटेंट ब्लॉकिंग कर सकती है या टेलीकॉम सर्विसेज के लिए। लेकिन अब जो इंटरमीडियरीज हैं वो तो मेती के अंडर आती हैं, तो उनके पास भी बाय डिफॉल्ट पावर जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्वाइट लॉजिकल। ऑल्दो मेती डिराइव्स दीज पावर्स फ्रॉम द IT एक्ट, लेकिन अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, ये जो पावर्स हैं, कंटेंट ब्लॉकिंग पावर्स हैं, वो आती तो एक्ट से हैं। देखिए इस तरह की जो पावर्स हैं वो रूल्स से नहीं आ सकती किसी भी, वो आती तो एक एक्ट से ही है, कोई भी पावर्स हो, लेकिन वो प्रोसीजर क्या है उस पावर को एग्जीक्यूट करने का, वो किसी ना किसी रूल्स में आएगी, क्योंकि रूल्स आया ही एग्जीक्यूट करने की प्रोसीजर बनाने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 और IT रूल्स 2009 जिसे हम कहते हैं, ये एक्सप्लेन करता है दैट हाउ वुड यू इशू सच ऑर्डर्स। तो अगर हम IT रूल्स के तहत जाएं तो यहाँ पे लिखा है, इसमें प्रोविजंस हैं जैसे रिव्यू कमिटीज़, यानी कि जो कंटेंट ब्लॉकिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ब्लॉक हो जाना चाहिए, उसके लिए रिव्यू कमिटीज़ होनी चाहिए, रिव्यू कर लीजिए अपने डिसीजन को। द अपॉर्चुनिटी फॉर अ फेयर हियरिंग, ये अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है तो ये सही है, रूल्स देते हैं फेयर हियरिंग का। जिसका आप कंटेंट ब्लॉक कर रहे हो उसको फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए, पर वो अलग बात है, आपने देखा नहीं है तो आपको लगेगा गलत है। Strict confidentiality and maintenance of records by designated officers. However, there are no recorded instances of the MeitY providing individuals with pre-decisional hearings even while blocking non। अभी क्या है कि इमरजेंसी कंटेंट के बारे में तो आप ठीक है हियरिंग नहीं प्रोवाइड करिए, ऑल्दो वहाँ पे भी प्रोवाइड करनी चाहिए, इनका ये कहना है। लेकिन जो नॉन इमरजेंसी कंटेंट भी होता है, जब आप उनको ब्लॉक कर रहे हो तो आप तब भी फेयर हियरिंग नहीं देते। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। कोर्ट्स स्टैंड ऑन इट, तो देखिए कोर्ट्स क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे अब श्रेया सिंघल केस पढ़ लेते हैं। तो आप 2015 की इस लैंडमार्क जजमेंट को जानते हैं, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्शन 66A है IT एक्ट 2000 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बात आप जानते हैं कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये 66A एक्ट कहता था कि पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई भी ऑफेंसिव मैसेजेस भेज रहा है थ्रू एनी कम्युनिकेशन सर्विस। तो देखिए ऑफेंसिव तो कुछ भी हो सकता है, आप सरकार की अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो ऑफेंड कर देगा सरकार को, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो सही नहीं था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। लेकिन इसी पिटिशन में श्रेया सिंघल जी ने, जो एक लॉ स्टूडेंट थी,
उन्होंने चैलेंज किया था सेक्शन 69A को भी, आईटी रूल्स 2009 का ये जो हम देख रहे हैं। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ओके, द डिबेट ओवर सेक्शन 69A वाज, अब देखिए क्या है, जुलाई 2022 में फिर दोबारा ये डिबेट छिड़ी सेक्शन 69A से रिलेटेड। तो उसमें देखिए ट्विटर ने स्यू किया था माइटी को, तो कि कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर में, तो उन्होंने कहा था देखिए ये ब्लॉकिंग ऑर्डर भेज देते हैं, लेकिन कोई हियरिंग का तो देते ही नहीं। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, आईटी रूल्स में लिखा है हियरिंग का चांस मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब बार बार सरकार कहती है कि ट्विटर कौन होता है, मतलब उसका तो कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, वो उसको क्या बनता है उसका कि वो बोले कि आप हियरिंग का वो नहीं दे रहे। अरे आप इंटरमीडिएट हैं, चुपचाप फॉलो करें हमारे ऑर्डर्स। तो फिर ट्विटर कहता है कि अरे छोड़िए आप, मेरा कोई आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 नहीं है। ट्विटर अकाउंट्स जो है वो है तो भारतीय सिटीजन्स ना, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। उनका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम, ये सब आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी, वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। वी आर टॉकिंग ऑन देयर बेसिस। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब कुछ इंस्टेंसेस, क्योंकि अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में ये आ जाए कि सेक्शन 69A के तहत ही एक स्टेटमेंट ये लिखी है कि टिकटॉक, शीन भी आप जानते होंगे, क्लोथिंग एक ऐप थी, और ये सब कुछ जो था, क्लैश ऑफ किंग्स, वीबो, ये सब कुछ बैन हुई थी, तो इसी ऑर्डर के तहत हुई थी। क्रॉस बॉर्डर टेंशन, गलवान क्लैश के बारे में, और साथ ही में फिर उसके बाद अभी जो हमने पबजी बैन देखा था, ये सब कुछ भी इसी के तहत हुआ था। तो ये तो काफ़ी बेसिक जनरल नॉलेज है। तो फिर सरकार आपसे, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है एटलीस्ट आपको ये तो पता हो। ओके, अब देखिए ये जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको एक, आप कह सकते हैं कि एक एविडेंस फॉर्म में पता चलेगा कि जब आप, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अवेयरनेस जनरेशन। लेकिन कैसे अवेयरनेस जनरेशन, यहाँ मैं आपको बताऊंगी। आप एक स्टेटमेंट बहुत सारे आंसर्स में लिखते हैं, कोऑर्डिनेट विद एजेंसीज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द अथॉरिटीज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कैसा कोऑर्डिनेशन, पता आपको भी नहीं है, आप सोच के देखना, आपको पता है आप क्या लिख रहे हो, नहीं पता ना। तो वो यहाँ से पता चलेगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन, महज एक कोऑर्डिनेशन कैसे इतना बड़ा एक डिफरेंस ला सकती है। Okay, this Kerala district administration's resolve paved way for a pilgrimage progress. अब देखिए, आप जानते हैं इन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है। हम ये सारे अवार्ड्स डिस्कस कर चुके हैं, हम सब कुछ डिटेल में भी देख चुके हैं, लेकिन कहीं यहाँ पे जो डेली बेसिस पे 19 के 19 जो अवार्ड विनर्स हैं उनके ऊपर जो आया है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डॉक्टर दिव्या एस अय्यर जो है, आप जानते हैं अभी थोड़े ही समय पहले कंट्रोवर्सी भी आई थी इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में, बिकॉज शी एक्चुअली took her son to a public event। तो बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि अब देखिए आपका स्टैंड कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको कंट्रोवर्सी बता रही हूँ। सो आपको याद आ जाएगी क्योंकि हमने डिस्कस की हुई है, हमने भी इस पे फॉर एंड अगेन सब कुछ डिस्कस किया हुआ है डॉक्टर दिव्या एस अय्यर के बारे में। तो वहाँ पे ये था कि क्या जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, क्या जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने बच्चों को लेके जा सकती हैं किसी पब्लिक ऑफिशियल पे या किसी मीटिंग पे एंड ऑल ऑफ दैट। तो देखिए बात इतनी है कि जो ट्रोलर्स थे वो तो थे, पर इनके हस्बैंड ने और बहुत सारे और लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। अप्रिशिएट भी क्या कि देखिए एक एक मदर, और वही खैर मतलब ये तो अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में जाएंगे तो बड़े सारे मुद्दे उखड़ जाएंगे इस पे, पर वो एक मदर भी हैं, एक वाइफ भी हैं, एक एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, कलेक्टर हैं। तो कहाँ उनका टाइम मैनेज हो पाता होगा। तो वो स्कूल से सीधा वहाँ, मतलब इस तरह का अगर कुछ हो रहा है तो इसमें गलत क्या है, उनके हस्बैंड ने कहा था। फिर उन्होंने जेसिंडा आर्डन का एग्जाम्पल दिया था, आप जानते हैं न्यूजीलैंड फॉर्मर पीएम, अब तो शी हैज स्टेप डाउन। तो वो भी कैसे, जब उनकी आई थिंक कुछ ही महीनों की बच्ची थी तब, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, आई थिंक 2018 की बात है, वो तब अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर वो सामने मीटिंग में बैठे हुए थे और डॉटर उनके लैप पे थी, और वो स्पीच दे रही थी। तो शी ऑल्सो, तो काफ़ी अपलॉज मिला था। तो उनके हस्बैंड ने फिर ये एग्जाम्पल भी कोट किया था। अब देखिए आपका इस पर क्या स्टैंड है, बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ गया कि लेके जाना चाहिए, ऐसा अलाउड होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस या फिर फैमिली और प्रोफेशन को अलग रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए एग्जाम्पल भी मिल जाता है, और आपके कुछ ओपिनियन होने चाहिए। मे बी आपसे इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं।
लेकिन अब ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पब एड के वाला जो सेक्शन है जिसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विस लिखें, क्या ये होना चाहिए, वो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विस लिख देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो पेपर, क्योंकि आपको एक हद तक ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे ना, कहाँ लिखते रहेंगे उसमें कुछ ना कुछ। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। स्पेशल जूरी अवार्ड है तो आप सोच सकते हैं कि मतलब जूरी मेंबर्स ने सबसे स्पेशल अवार्ड इनको दिया, तो कुछ तो रीज़न होगा, तो हम डिस्कस करते हैं। Devastating floods, landslides, violent protests against the entry of women in the menstrual age group inside the temple, pandemic restrictions, and the colossal task of coordinating with over 50 government departments. Pathanamthitta District Collector Dr. Divya S. Iyer refused to let anything stand in the way of a full-fledged pilgrim season at Sabarimala in 2021-2022. तो देखिए ये सब कुछ हुआ, फ्लड्स आए जब बेसिकली उन्होंने साबरीमाला पिलग्रिमेज सीजन आया तो फ्लड्स आए, प्रोटेस्ट हो रही थी कि विमेन को नहीं अलाउ करना चाहिए, जो मेंस्ट्रुअल एज की विमेन है इनसाइड द टेम्पल, पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस थी, फिर साथ ही में 52 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना था, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं उस कल्चरल इवेंट को एग्जीक्यूट करने में स्टेक था, है ना। तो इस इतनी सारी चीज़ों को एक साथ में आप देखिए, अभी आप क्रोनोलॉजी देखेंगे ना कैसे कैसे चीज़ें हुई, तो आप सच में यू वुड बी अमेज्ड। ओके, देखिए क्या हुआ आफ्टर द हाइटस ड्यू टू द कोविड, इट वाज इंपॉर्टेंट दैट वी अरेंज अ सेफ जर्नी। पहले कोविड की हम शुरुआत हुई, इनको लगा कि कोविड एक बहुत बड़ा कोविड रिस्ट्रिक्शन जाएंगे सब वगैरह, और आप जानते हैं 2021 में सेकेंड वेव आई थी, तो ऑफकोर्स काफ़ी कंसर्न्स थे। तो सबसे पहली चीज़ तो कोविड थी। ओके, फिर विद द हेल्प ऑफ सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्चुअल क्यू सिस्टम लेके आए, जो आप लाइंस में लगते हैं टेम्पल में जाने से पहले, इन्होंने वर्चुअल लाइंस बनानी शुरू की, क्योंकि वर्चुअल सिस्टम ऑफ बुकिंग स्लॉट्स चालू किया पिलग्रिम्स के लिए, जिससे क्राउड मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली ये किया बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड रेगुलेट क्राउड्स, क्योंकि क्या होता था, केवल 30,000 डिवोटीज अलाउड थे, परमिटेड थे, वो एक दिन में बेसिकली अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो वर्चुअली तो 30,000 अलाउड थे, और साथ ही में स्पॉट बुकिंग थी केवल और केवल 5,000 डिवोटीज के लिए अलाउड। तो ठीक है, कोविड वाला सेफ्टी वाली यहाँ पे मैनेज खत्म हो गई मैनेजमेंट, तो उनको लगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट इज फाइन, पिलग्रिमेज इज गोइंग टू बी कंडक्टेड वेरी नाइसली। बट जैसे ही उनको ये लगने लगा, तो फिर बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज एक के बाद एक शुरू हो गई आनी वहां पे। जैसे फिर फ्लड्स आ गए वहां पे अक्टूबर 2021 में। ओके, अक्टूबर 2021 में आप जानते हैं पठानमट्टा में फ्लड्स आए, तो यहाँ पे उनको रेस्क्यू करना पड़ा ओवरनाइट 5,000 लोगों को। फिर उन्होंने हजार्ड मैपिंग की, मिटिगेशन मैपिंग की, ये सब कुछ शी कैरिड इट आउट। फिर उन्होंने एक सेफ्टी वॉक ली उनकी और उनकी टीम ने, और उन्होंने देखा कि क्या रिस्क है बेसिकली, कौन से फॉरेस्ट को, कौन सी वैलीज को, कौन से बेदिंग घाट्स को, कौन से एरियाज को जहाँ पे रिचुअल होते होंगे, ट्रेडिशनल रिचुअल्स, वो सेफ रहने चाहिए। देयर इट शुड बी टोटली रिस्टोर्ड, नथिंग बैड शुड हैपन। जो फ्लड्स आए हैं कुछ करिए उसको, मतलब वहां से पानी निकालने के लिए जो भी हुआ उसको टोटली रिस्टोर किया गया, जो ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पे जाना है पिलग्रिम्स ने। ठीक है, फ्लड्स वाला चीज यहाँ पे हमने देख ली। फिर उसके बाद नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में जैसे हमने शुरू किया ये सब कुछ, फिर उसके बाद अक्टूबर में फ्लड्स आ गई, फिर उसके बाद हमने अब देखा नवंबर में लैंडस्लाइड्स आ गई, नवंबर 2021 में। फिर उन्होंने इमीडिएटली प्रिपेयर किया एक लैंडस्लाइड हजार्ड मैप को साबरीमाला के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, यहाँ यहाँ यहाँ, आप समझ रहे हैं, स्पॉट वाइज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा ऑल्सो चार्टेड आउट द मैनेजमेंट ऑफ वाटर लेवल्स एट द 2 डैम्स। अब देखिए पंबा रिवर, पंबा रिवर में क्या होता है, इट इज सेक्रेड रिवर, आप जानते हैं केरला की। तो जो पिलग्रिम्स हैं दे टेक अ होली डिप इन द रिवर बिफोर ट्रैकिंग टू द श्राइन, बिफोर गोइंग टू द टेम्पल। तो अब क्या है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स की वजह से और वहाँ पे फ्लडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज हो जाए, क्योंकि अगर ओवरफ्लो हो गया तो। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने इंश्योर किया कि यहाँ पे पानी कंट्रोल्ड मैनर में रहना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ वाटर लेवल्स। ठीक है, तो ताकि बहुत आराम से यहाँ पे सबने होली डिप लिया एंड दे वेंट टू द टेम्पल। फिर उसके बाद साथ में इन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए बहुत सारी लोकेशंस पे जहाँ पे ज़्यादा पिलग्रिम्स जाते हैं, जिस जिस स्पॉट पे, जिससे क्या हो, लाइव फीड्स इन्होंने मॉनिटर की अपने केबिन से, अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से।
ओके इससे क्या, और साथ ही में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए इसमें ऑफ कोर्स पिलग्रिमेज है तो कल्चरल डिपार्टमेंट आया होगा, अब यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आया होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आया होगा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आया होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्योंकि यहाँ पे चीज़ थी, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, पुलिस आया तो फिर वहाँ पे पुलिस वाला सेक्टर आया, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। आप खुद सोचिए किस तरह का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रीमेक पब्लिक स्पेस। अब देखिए आप जानते हैं हमने कल डिस्कस किया कैसे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा एमपी भी है, कैसे उनकी फ्रंट रो वाली सीट को लास्ट रो में ले जाया गया। अब देखिए क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स वो व्हील चेयर पे हैं अभी और एज रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें हैं उनको अभी, तो मतलब मोबिलिटी नहीं हो पाएगी ना व्हील चेयर की फ्रंट रो में, फिर बाकी आना जाना ये सब, तो इसीलिए आराम से पीछे वाले गेट से और ऐसे जा सकते हैं और काफ़ी स्पेस है तो इस वजह से। लेकिन ये बात एक और डिबेट छेड़ती है कि 2021 की डेडलाइन थी ना राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज एक्ट 2016 की, कि सारी बिल्डिंग्स को, सारी वेबसाइट्स वगैरह को पीडब्ल्यूडी एक्सेसिबल बनाया जाएगा, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये डिबेट यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, ये ऑथर बेसिकली ये होप करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज एक्ट पे एक क्वेश्चन देखा इस साल, वो इसीलिए देखा क्योंकि उसकी डेडलाइन 2021 की खत्म हुई थी। ये आपके लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है? ऐसे ही आपको इस साल के पेपर के लिए पॉक्सो एक्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसके 10 साल कंप्लीट हुए हैं, 2012 में आया था, 2022 में कंप्लीट हुआ है। यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग, और साथ में न्यूज़ में भी बहुत है। अभी हमने डिकेडल परफॉर्मेंस रिव्यू भी देखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी द्वारा। यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग पॉक्सो वेरी नाइसली, व्हाट अचीवमेंट्स, कौन से फॉल्ट्स, ये सब कुछ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते थे सीनियर कांग्रेस। अब देखिए क्या है कि भले ही यहाँ पे उनका एज रिलेटेड इशू था, लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई अगर बाकी किसी को टेम्परेरी इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से कोई व्हील चेयर पे है, या फिर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस वजह से एक टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, इन लोगों के लिए फिर हमने क्या किया हुआ है? किसी के साथ भी हो सकता है ना, किसी के भी साथ हो सकता है वो तो, लेकिन फिर उनके लिए सारे पब्लिक प्लेसेस इनएक्सेसिबल बन जाएंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे हमें पता चलती है। ओके अब देखिए 2011 का सेंसस, 2011 का सेंसस की जो डेटा है वो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सेंसस के हिसाब से भारत में 27 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब 2.2% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। इंडिया इज ह्यूज, 2.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन यहाँ पे ये दिखाती है कि काफ़ी लोग हैं जिनको एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिली है। और साथ ही में आप जानते हैं सोशल स्टिग्मा की वजह से बहुत लोग खुद को एनरोल भी नहीं करवाते, खुद को सेंसस में अपनी जनगणना नहीं करवाते यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो कितना होगा, ठीक है, नंबर। तो इन 2015 द गवर्नमेंट एम्बार्क, तो इसलिए क्या हुआ, ये बहुत, अगर देखिए इस साल आपने पेपर लिखा तो आपको ये सारी चीज़ें, पहले आप 2011 का सेंसस लिखते, फिर उसके बाद आप एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लिखते हैं कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में लाया गया था सरकार द्वारा कि हम बैरियर फ्री इन्वायरमेंट एंड फॉर इंडिपेंडेंट सेफ एंड डिग्निफाइड लिविंग लेके आएंगे फॉर दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। फिर 2015 के इस कैंपेन के बाद ही 2016 में बेसिकली ये एक्ट लाया गया था, राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज एक्ट, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे आई, और फिर उन्होंने बोला था सारी पब्लिक बिल्डिंग शुड बी मेड एक्सेसिबल, बसेस वगैरह ये सब कुछ एक्सेसिबल हो जाना चाहिए बाय 2021। तो एट दैट टाइम एक्सपर्ट्स ने उस समय पे वार्न किया था कि देखिए आपने कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तो लिखा ही नहीं है इस एक्ट में कि 2021, मतलब कुछ तो होना चाहिए, सुपरवाइजरी अथॉरिटीज होनी चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फिर बिल्कुल हमारे सामने रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का खुद का डेटा ये बताता है कि लेस देन 50% ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड barely 8% of public buses in the country met Disability Act's requirements in December last year. This is when the deadline has already gone. Okay, so this is the data because there was no monitoring mechanism in the particular act. ओके तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, इनेबलिंग इनिशिएटिव्स फॉर द कंट्रीज, ये सब कुछ आप जानते हैं, वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये इस तरह के आंसर्स इस तरह का पॉइंट आप बहुत सारे आंसर्स में लिख सकते हैं। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी है कि सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स, अवेयरनेस ड्राइव्स, दे डू वर्क।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स, आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंडिया के कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कितने सारे उसमें एरियाज में फॉलो होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तमिलनाडु चाहिए बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स में कि इतने अगर उससे बड़ा आपका घर है तो होना ही होना है, मैंडेटरी है। सेंसिटाइजेशन वगैरह ये सब कुछ है, अडॉप्ट किया जाने लग पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो इससे ये पता चलता है कि सेंसिटाइज अगर लोगों को इस सेक्टर में भी किया जाएगा, किसी सेक्टर में किया जाएगा, इट डज वर्क। ओके, डोंट बी पेसिमिस्टिक, कुछ नहीं होता, लोग सुधरते नहीं हैं every time, you know all that. Loving too much, now this is also very important. A tiny disclaimer here, you might or you might not agree with what is written here, but this would definitely give you a different viewpoint, a very different angle from which you can look at this particular issue. Again, you might or you might not agree with what is written here, but I would have to read it to you. Okay, it is not as though, okay, तो आप जानते हैं बॉस टॉरस काउस के लिए बेसिकली ये साइंटिफिक नाम है जो, तो शी इज अकॉर्डिंग टू, अब देखिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने क्या बोला है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कहा है कि हम काउ हग डे सेलिब्रेट करें February 14 को, जो वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि अगर आप इसको लव का वो बनाते हैं, जैसे कि इंडियन पेरेंट्स कहते हैं कि इट्स नथिंग रबिश, ये अपना मार्केट वालों ने, अपना गिफ्ट शॉप वालों ने बनाना था तो वैलेंटाइन डे को हाइप करना शुरू कर दिया, नॉट ऑफ दैट, सो इट्स अ डे टू मार्केट लव, बट कीपिंग दैट असाइड, सो सिंस लव अफेक्शन ये दिन उसके लिए बना है, तो जो लव अफेक्शन काउस को देना चाहिए तो काउ हग डे बनाएंगे। तो ये बेसिकली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की पब्लिक को अपील है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये बात तो ठीक है, पर यहाँ एक बड़ी अलग सी बात है, और साथ में आप जानते हैं एनिमल वेलफेयर ने बोला कि कामधेनु, गौ माता, और कैसे वो सस्टेन करते हैं हमारी लाइफ को, रिप्रेजेंट कैटल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। और वेदिक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि आप एक बारी ना काउ के पर्सपेक्टिव से सोचिए, ठीक है। लेट्स इमेजिन द प्लाइट ऑफ द पुअर काउ आफ्टर अ हार्ड डे ऑफ ग्रेजिंग, पूरे दिन का इतना काम करने के बाद, ग्रेजिंग करने के बाद, फिर उनको वैदिक ट्रेडिशंस भी उन पे अप्लाई किए जाते हैं, फिर उसके बाद वो रियल एंड सिंबॉलिक मदर भी हैं, और बहुत सारे जो इमोशनल रिचनेस एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस, ये सब कुछ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कहा था उनका स्रोत भी हैं वो। तो लेकिन हमने काऊ से तो पूछा ही नहीं कि आप क्या चाहते हो, आप रेस्ट चाहते हो पूरे दिन इतने, उसके बाद मतलब आप चाहते भी हो कि सारे आके आपको हक करें, आप इरिटेट तो नहीं हो जाओगे, या व्हाट एग्जैक्टली इस वाले इमोशनल उससे। तो ये यहाँ पे एक चीज़ देने की कोशिश की है, ये एंगल इस ऑथर ने देने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पे काउ सफारीज आप यूपी में जानते हैं कि शुरू हो गई हैं, तो बुलक कार्ट्स वगैरह, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले तो यही हुआ करता था, पर यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि अ काउ सफारी कैन बी एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर दोज जिन विद ग्रेट इमेजिनेशंस, इवन दो फॉर अदर्स इट माइट ब्रिंग अप ट्रोमेटिक मेमोरीज ऑफ ट्रैफिक जैम्स, गेटिंग ऑफ एंड हगिंग द एनिमल्स, मतलब आप निकल रहे हैं एंड यू हगिंग द एनिमल्स। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता ये सारा, क्योंकि यू डोंट गिव एनी मी टाइम टू द काउज, उन पे इतना बर्डन है, इमोशनल बर्डन है, इकोनॉमिकल बर्डन है, सोशल बर्डन है, क्योंकि हम सोशली उनको पूजते भी हैं, तो फिर उनको लेके आना, क्योंकि गौ माता की पूजा करनी है, साथ में फिर इकोनॉमिकली उनसे जो भी ग्रेजिंग वगैरह करवानी है, फिर इमोशनल रिचनेस का स्रोत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कहा है, इवन सिविलाइजेशन आप जानते हैं, सो वेयर इज हर टाइम। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली है, it's unlikely to be pleasant being hugged and smothered by strangers. Perhaps the greatest gift the tired, overworked and overused animal can receive is a break from needy kids. मतलब हम जो उनके बच्चे हैं, क्योंकि we call our mother, तो जो हम needy kids हैं उनसे ब्रेक चाहिए उनको, ये बेसिकली यहाँ पे कहने की कोशिश की है इन ऑथर ने। अगेन अब आपका, पर ये एक डिफरेंट, डेफिनेटली आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट तो मिला होगा इस आर्टिकल से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूएस का कहना है कि चाइना की मिलिट्री है इस वास्ट एरियल सर्वेलेंस प्रोग्राम के पीछे। हमें पता चला है, अच्छा किया हमने कि इनके इस स्पाई बलून को शूट डाउन किया, क्योंकि जो डेब्रीज नीचे गिरी है हमने उसको एग्जामिन करवाया है, और उससे हमें पता चला है कि डेफिनेटली जो चाइना कह रही है कि ये सिर्फ मीटरोलॉजिकल एक बलून था एंड ऑल ऑफ दैट, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। वो चाइना के क्लेम से इनकंसिस्टेंट है जो फाइंडिंग्स हमारे पास आई हैं। और साथ ही में मिस्टर बाइडन का ये कहना है 40 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जो इस वास्ट एरियल स्पाई प्रोग्राम के माध्यम से चाइना जिसको टारगेट कर रही है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस वगैरह ले रही है, तो उसमें भारत भी हो सकता है, ऑल्दो यहाँ पे स्टेटेड नहीं है। बाइडन कह रहे हैं कि वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद देम, विद दीज 40 कंट्रीज, वी आर इन्फॉर्मिंग देम अबाउट इट एंड यू नो ऑल दैट। हो सकता है, क्यों हो सकता है कि भारत हो इसमें, क्योंकि भारत में 2020 में
और जापान में भी 2020-21 के करीब एक स्पाई बलून आया था चाइना की वजह से, पर हमने शूट डाउन नहीं किया था। पर अब जैसे कि हमने उस दिन एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें उन ऑथर ने लिखा था कि अब हमें लग रहा है कि शायद हमने उसको कम आंक लिया, मे बी ये एक वास्ट एरियल स्पाई प्रोग्राम का पार्ट हो। चाइना डिक्लाइंड यूएस कॉल। अब देखिए चाइना, फिर क्या हुआ कि यूएस ने एक डिमांड की थी कि जो यूएस के डिफेंस लॉयड ऑस्टिन है और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर है वी फांगे, उनके बीच में फ़ोन कॉल हो चुका है। चाइना ने बोला कि अरे आप पहले ओवर रिएक्ट तो कर लो, आपने ओवर रिएक्ट किया इतना ज़्यादा एंड ऑल ऑफ दैट, आप वो करो, आपको कोई डिप्लोमेटिक एटिकेट तो है नहीं है। आपने, बाइडन कहते हैं कि शी जिनपिंग अपने घर पे बड़े सारी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है एंड ऑल ऑफ दैट, आप कौन होते हो बोलने वाले, तो हम नहीं करेंगे आपके साथ बात। तो कॉल को इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टनल टू बाईपास मैनग्रोव्स विल रेज कॉस्ट टू 10,000 करोड़। अब देखिए आप खुद सोचिए, 100 गुना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है बुलेट ट्रेन की एक स्ट्रेच को बनाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैनग्रोव्स, केवल 12 हेक्टेयर ऑफ मैनग्रोव्स को प्रिजर्व करना था। अब देखिए मैंने केवल शब्द यूज़ किया है, लेकिन ये केवल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बजट का, इस बार का जो बजट है उसमें मैनग्रोव्स के लिए मिष्टी इनिशिएटिव लाया गया है। स्पेसिफिकली मैनग्रोव्स के लिए इस तरह का इनिशिएटिव आना ये दिखाता है कि भारत सरकार मैनग्रोव्स प्रिजर्वेशन पे एक खास फोकस देना चाहती है। सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग मिस्ट्री इनिशिएटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ट्रू मैनग्रोव्स, मैनग्रोव एसोसिएट्स, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वो परफेक्ट हेलोफाइट्स होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, सलाइन लेक्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयरिंग मैनग्रोव्स वेरी नाइसली, ठीक है। तो एक 7 किलोमीटर का जो अंडर सी टनल बनेगा, अब उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें 12 हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट महाराष्ट्र के थाने क्रीक जगह पे सेव करने हैं, प्रिजर्व करने हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 करोड़ से 10,000 करोड़ हमें पड़ेगा, पहले 100 करोड़ लगना था। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। Why partial loss of vision not considered for railway fare cut? Finally, we are seeing something from Central Information Commission. It's been long, कि हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के तरफ से कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म में है। आरटीआई का जो इंफॉर्मेशन ना देना सरकारों द्वारा, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई डिपार्टमेंट हो, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। सो फाइनली समथिंग हैज कम अप एंड आई एम रियली हैप्पी वी आर सीइंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अगेन। तो उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से पूछा है कि देखिए आप मेरे को एक बात बताइए कि केवल जो 100% जिनकी आईसाइट नहीं है, एब्सेंस ऑफ आईसाइट है, केवल उनको ही क्यों आप ट्रैवल कंसेशन देते हैं? तो एक कोई अगर इंसान है जिसकी आईसाइट धीरे 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 प्रोग्रेसिवली जा रही है और इरिवर्सिबल विजुअल डिसेबिलिटी है, इरिवर्सिबल है ये, ऐसा नहीं है कि ठीक हो सकती है, तो उसको क्यों नहीं मिलता? मतलब उसको क्यों कंसेशन नहीं देते आप? ये कौन सी बात है? तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। पासिंग ऑर्डर्स ऑन अ पिटिशन filed under Right to Information Act 2005, the panel directed the Chief Public Information Officer of course, Railway Minister, to furnish a correct, detailed and point-wise reply. तो उन्होंने अभी रिप्लाई मांगा है। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है मे बी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि रेलवेज ऑफर करती है ट्रैवल कंसेशन। अब हम इसका जब रिप्लाई आएगा तो हम देखेंगे, खैर, पर ट्रैवल कंसेशन बेसिकली 25% से 75% तक का जो आपकी टिकट है उस पर कंसेशन मिलता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए। 4 फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटीज यहाँ पे बेसिकली रिकग्नाइज करते हैं, और वो जो 11 तरह की बेसिकली बीमारियां अगर आप उससे जूझ रहे हैं तो भी ट्रैवल कंसेशन मिलता है, जैसे कैंसर, एड्स, हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम्स। तो अमंग देम आर फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज पर्सन हु कैन नॉट, जो एस्कॉर्ट के बिना, हेल्प के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, स्पीच और हियरिंग चैलेंज, इससे रिलेटेड चैलेंज है, तो दोनों सेम इंसान में होना चाहिए तब कंसेशन मिलेगा। तो इफ ऑफ कोर्स यू आर ट्रैवलिंग अलोन, है ना, तो ये, और विद एस्कॉर्ट मतलब हेल्प के साथ भी, तो ये सारी चीज़ें लिखी है। पर पर्सन ऑफ जो एब्सेंस ऑफ साइट है उसके केस में मतलब कंप्लीट टोटल एब्सेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी, 75% भी अगर यू नॉट एबल टू सी थिंग्स देन यू विल नॉट गेट इट। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि आप बाकी बीमारियों में भी ऐसा करते हैं क्या, कि प्लीज़ हमें इस चीज़ का रिप्लाई करिए। आधी किडनी फेलियर, पूरा किडनी फेलियर, ऐसा कुछ है? कोई वहाँ पे भी करते हो आप डिस्क्रिमिनेशन, या क्या है ये मतलब आपका?
India will never abandon the people of Afghanistan, says NSA Doval at Moscow meet. तो देखिए आप जानते हैं ये फिफ्थ आई थिंक एडिशन है, फिफ्थ रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, मॉस्को फॉर्मेट भी कहते हैं इसे, आपको याद होगा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उस पर अजीत डोभाल जी ने कहा है कि देखिए हम अभी भी चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने अफगानिस्तान में, जिसमें विमेन हो, हर तरह की एथनिक कम्युनिटी भी हो, और पीपल उसको इलेक्ट करें ऑफ कोर्स। और खैर पीपल तो अब इलेक्ट करने लायक होंगे यहाँ कि नहीं वो तो हमें नहीं पता। और हमने बोला है कि अफगान पीपल हमारे लिए अभी भी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी में से एक है। ओके और फिर यहाँ पे आप जानते हैं मॉस्को फॉर्मेट है जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एड्रेस किया है सबको, और उन्होंने बोला है दैट वी बीन इन कांटेक्ट विद तालिबान रूलर्स इन काबुल, और एक बहुत सारे हम वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो सकेगी अफगान की इकोनॉमी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि भारत के जो अभी यूनियन बजट आया है उसमें हमने एलोकेट किया है ₹200 करोड़ फॉर डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड्स ऑफ अफगान पीपल। सो यू गेट द सोर्स ऑफ इट जो हमने अभी बोला है। ओके अब देखिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं रशिया से रिलेटेड ऑलरेडी जो हमारे डिफेंस टाइज हैं उस पर क्वेश्चन आ चुका है GS 2 में। तो अब क्योंकि हम 25 साल कंप्लीट कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, जनवरी 26 को हमने कंप्लीट कर दिए हैं फ्रांस के साथ, तो आपको इंडिया फ्रांस के डिफेंस टाइज पे प्रिपेयर करने हैं कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स। ठीक है, ऑल्दो हमारे टाइज बाकी रीजन्स में भी जो हैं वो हमें देखने हैं। तो ये आपको यहाँ से हिंट मिलता है। पॉक्सो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग, वी हैव कंप्लीटेड अ डेकेड ऑफ पॉस्को in 2022 you must be preparing India France defense ties and other ties also, strategic ties, because we now complete 25 years of this strategic partnership between the two countries। अब देखिए अब क्योंकि 25 साल हो गए हैं तो जो हमने 1998 में साइन की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी, ये इसके बारे में क्या क्या सक्सेसेस हुई हैं, आप इसको डेटा के साथ अगर क्वेश्चन आता है तो आप शुरू कर सकते हैं कि फ्रांस हमारे लिए एक की ट्रेडिंग पार्टनर इमर्ज हुआ है, क्योंकि हमारा एनुअल ट्रेड 2021-22 में है $12.42 बिलियन। एंड फ्रांस ये भी लिख सकते हैं फ्रांस इज द 11th लार्जेस्ट foreign investor in India with a cumulative investment of $10.31 billion from April 2000 to 2022। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। ओके तो इंडिया में जितनी भी FDI है, FDI इनफ्लोज हो रहे हैं उसमें से 1.7% आता है कहाँ से? फ्रांस से। The big picture, more importantly, it has emerged as a key defense partner for India because we are diversifying our defense relations. Okay, तो हमारा सेकंड डिफेंस सप्लायर है 2017 से 21 के बीच में, ये एक पॉइंट है आपके लिए। फिर उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं फ्रेंच स्कॉर्पियन कॉन्वेंशनल सबमरीन्स जो हमने इंड्यूस कर लिया अपनी सर्विस में, विच वाज बिल्ट इन इंडिया अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट ऑफ 2005। और फिर साथ में आप रफेल के बारे में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद आप जो भी बहुत रीसेंट जो टाटा ग्रुप अब एयरबस के साथ टाई अप किया है टू मैन्युफैक्चर C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन वडोदरा गुजरात, आप ये हमें पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि कैसे हम मिलिट्री डायलॉग्स और रेगुलर जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, वरुणा नेवी दोनों नेवीज में, गरुड़ा दोनों के एयरफोर्सेस में, शक्ति दोनों की आर्मीज के बीच में। तो ये हो गया आपके 5-6 पॉइंट्स हो गए डिफेंस वाले। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे आप जानते हैं कि फ्रांस एक ऐसा पार्टनर है जिसने हमें कभी क्रिटिसाइज ही नहीं किया। जब पूरा संसार हम पे सैंक्शंस लगा रहा था न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, तो फ्रांस हमारे साथ तब खड़ा हुआ। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो फ्रांस, क्योंकि आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब सब हमारे अगेंस्ट थे तो उन्होंने रिपब्लिक डे पे उन्हें इनवाइट किया। तो ये कुछ हिंट्स होते हैं, रिपब्लिक डे के गेस्ट एक बहुत बड़ा सिंबोलिज्म लेके आते हैं खुद के साथ। तो फ्रांस ने कभी हमारी बुराई नहीं की। तो अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में दोनों ही बिलीव करते हैं। फ्रांस एक और पॉइंट जो आपको यहाँ से मिलता है, UNSC में परमानेंट मेंबरशिप भारत की चाहता है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी NSG, उसमें भी भारत की एंट्री चाहता है। और आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में तो जानते ही हैं, ये इन्वायरमेंटल सेगमेंट हो गया। फिर उसके बाद मैरीटाइम टाइज में इंडो पैसिफिक वाला, क्योंकि हम दोनों ही इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं और साथ में दोनों का ही फ्री फेयर एंड ओपन इंडो पैसिफिक का विजन है। फिर ये एक पॉइंट हो गया।
बाकी अभी रिसेंटली आपको याद है हमने डिस्कस किया है यूएई, फ्रांस और इंडिया का ट्राइलेटरल इनिशिएटिव, जो हम क्लाइमेट चेंज के और बहुत सारे और मैरीटाइम अवेयरनेस वाले सेक्टर्स में करेंगे। तो वही सारी चीज़ें, हम बहुत सारे इवेंट्स होल्ड करने वाले हैं COP28 की साइडलाइंस पे भी, और बाकी और चीज़ें भी जो हम डिस्कस करेंगे। सो यू गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम योर। अब देखिए एक लास्ट ये जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, एनहांस पुलिस प्रेजेंस इल्यूमिनेट डार्क स्पॉट्स एलजी। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपके लिए आ सकती है, क्योंकि रिसेंटली हमने स्वाति मालीवाल जी, उससे पहले ये रात को स्कूटी पे जो अंजलि सिंह जी जा रही थी और कैसे क्योंकि लाइट नहीं थी वहाँ पे, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो इसकी वजह से दिल्ली का कोई केस स्टडी आ सकती है कि व्हाट शुड बी डन। तो दिल्ली के एलजी ने, वीके सक्सेना जी ने थर्सडे को इंस्ट्रक्ट किया है पुलिस को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि आप विजिबल पुलिसिंग लेके आइए। विजिबल पुलिसिंग इज समथिंग यू मस्ट बी राइटिंग। आप इल्यूमिनेट कीजिए डार्क स्पॉट्स को, क्योंकि क्राइम्स वहीं पे ज़्यादा होते हैं, स्पेशली विमेन रिलेटेड क्राइम्स। यू क्रिएट मोर कोर्ट रूम्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो एडिशनल रिक्रूटमेंट की जाएगी 6000 पर्सनल की, जिसमें से 3000 वुमेन होंगी, 50%, टू इंश्योर बेटर पुलिस प्रेजेंस इन द सिटी। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। स्ट्रीट लाइट्स विद न्यू LED वैन्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ये सब कुछ will be done. Thank you so much. Please like the video.